इजराइल ने दोहा कतर के ऊपर हमला कर दिया। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। पिछले 12-18 घंटे के अंदर इजरायली वॉर जेट्स ने हमास की मीटिंग, जो नेगोशिएशन टीम मीट कर रही थी दोहा कतर में, उसके ऊपर बमबारी कर दी। इसकी वजाहत इजराइल ने की और कॉन्डमनेशन अब आई है, मुजामत आई है कतर की तरफ से, जो कह रहे हैं ये घिनौना एक हमला था और इसकी सख्त तरीन कतर मुजामत करता है। हुआ क्या, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आपको समझाने की कोशिश करता हूं। 24 घंटे पहले ट्रंप इंतजामिया की तरफ से, और वही कैरेक्टर स्टीव विटकॉफ, नाम याद रखें, से एक नेगोशिएशन रिक्वेस्ट आई, एक प्रपोजल आई इनफैक्ट, कि ये सीज फायर प्रपोजल है। बात हो रही थी पिछले कुछ दिनों से, जी सीज फायर प्रपोजल आ गई है, हमास अग्री कर गया है कुछ बुनियादी नुक्तों के ऊपर, और उसके बाद जंग को खत्म कर दिया जाएगा। वो प्रपोजल आई, हमास ग्रुप मीट किया इस लोकेशन में, दोहा कतर में। ये वेस्ट बैंक से थोड़ा सा हटके जगह है, और वहां पे इजरायली बमबारी हुई और इंटरसेप्टर्स भी ऑन नहीं हुए, और हमास लीडरशिप उधर मिल रही थी। और अब इत्तलात आ रही हैं कतर की तरफ से कि कुछ लीडरशिप बच गई है, मगर दूसरी तरफ से रिपोर्ट्स हैं कि लीडरशिप को खत्म कर दिया गया है। ये कहना कि इसके अंदर ट्रंप इंतजामिया की कोलैबोरेशन शामिल थी, ये मुनासिब होगा, ये गैर मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि कतर के अंदर सबसे बड़ा अमरीकी एयरबेस है। और अगर आपको याद हो कि कुछ माह पहले जब इजराइल ने कतर के ऊपर हमला किया था, और फिर अमेरिका ने कतर के ऊपर हमला किया था, और फिर सॉरी, अमेरिका ने कतर के ऊपर हमला नहीं किया था, इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया था, और अमेरिका ने भी ईरान के ऊपर हमला किया। फिर उसके जवाबी कार्रवाई के अंदर ईरान ने जो वॉलीज ऑफ मिसाइल्स फायर किए थे, वो कतर के अल उदैद की तरफ किए थे, और ईरान ने इन्फॉर्म कर दिया था कतरी लीडरशिप को कि हम आपको अटैक कर रहे हैं। तो जितने भी मिसाइल्स थे जो फायर किए गए थे कतर की तरफ ईरान से, क्योंकि फासला इतना कम नहीं है, उन सबको शूट डाउन कर दिया था इंटरसेप्टर मिसाइल्स ने, जो अल उदैद बेस, अमेरिका के अल उदैद बेस के ऊपर मौजूद थे। इस बार कोई भी इंटरसेप्शन नहीं हुई, कोई भी अलार्म नहीं गया, बस अटैक हुआ। और फिर उसके बाद इजरायली कंफर्मेशन आई कि जी हमने हमास की जो डेलीगेशन थी, जो नेगोशिएशन टीम थी, उसके ऊपर हमने हमला किया। और अब जो आ रही हैं ये पिक्चर्स के दिखा रही हैं कि कौन सा जो एरिया है वो अटैक किया गया। कतर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने कहा है कि हम इस वाकये को, इस इजराइल के घिनौने हमले को हम सख्त अल्फाजों के अंदर इसकी मज़म्मत करते हैं। और ये भी कहा है कि हमास पॉलिटिकल ब्यूरो की जो मीटिंग थी उससे इस वक्त टारगेट किया गया। इसके रैमिफिकेशंस बहुत हो सकते हैं। पहली बात तो ये कि एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स फॉलो हो रहा है। जैसा हमने देखा कि पिछली बार भी एक प्रपोजल भेजी जाती है और फिर उसके बाद लोग ऊपर चढ़ जाते हैं। और बेसिकली अमेरिका का ये कहना कि यार कतर के अंदर भी जाके इजराइल बॉम्ब कर सकता है, तो ये तो बहुत खतरनाक बात है। क्योंकि अगर सबसे बड़ा बेस रखना भी, और आपकी गारंटी है वो बेस, तो अमेरिका का बेस आपने रखा है वहां पे अल उदैद, सब स्पेशल ऑप्स, लिएजॉन, सब चीजें उधर से हो रही हैं, और उसी जगह को अगर आप कहते हैं यहां अटैक कर दो, कोई मसला नहीं है, तो फिर तो आपकी कोई क्रेडिबिलिटी रही नहीं। और तुनिजिया से लेकर कतर, यमन तक पिछले 24-48 घंटे के अंदर दुनिया का गाजा पे तो अटैक हो ही रहे हैं। एक तुनिजिया पे अटैक हुआ, ये जो सुमुदा फ्रीडम फ्लोटिला जा रही है, उसकी मेन शिप फैमिली के ऊपर जो अटैक किया गया वो भी मौजूद है। उसके बाद सीरिया के ऊपर अटैक हुआ, वहां पे टर्किश जो बेस बनाने की कोशिश हो रही है होम्स के अंदर, उसके ऊपर लेबनान के ऊपर अटैक जारी हैं। तो पूरा ही खित्ता, यमन के ऊपर अटैक जारी है, तो पूरा खित्ता जो है वो एक तरीके से यरगमाल हो गया है अमेरिका ट्रंप के साथ और इजराइल के हाथों। बहुत ही अजीब एक सिचुएशन सामने आ रही है, और एक अनबिलीवेबल सी सिचुएशन है कि ये सब कुछ हो सकता है। याद रखें कि 2017 के अंदर कतर की ब्लॉकेड हुई थी, जिसके अंदर
सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमीरात, बहरीन और मिस्र शामिल थे। और उसके दौरान भी वो, यानी तकरीबन 2 साल चली वो, ऑलमोस्ट 2 साल से कम ही चली, मगर 2 साल चली लेट से वो जो ब्लॉकेड थी, उसके अंदर तुर्की ने कतर की मदद की, बहुत सारी चीजें और भी आई, मगर कभी भी कतर के ऊपर डायरेक्ट हमला नहीं हुआ। यहां पे क्योंकि अब नेतन्याहू पागल हो चुका है और उसके पीछे कंप्लीट अमेरिका की, ट्रम्प की बैकिंग है, तो हर चीज गेम है। ये बहुत एक खतरे का बायस है, क्योंकि अगर कतर, जो अपने आप को जिनीवा ऑफ मिडल ईस्ट कहता था कि हर पुरअमन चीज नेगोशिएशन यहां पे हो सकती है, और इनफैक्ट जो हमास की लीडरशिप थी वो भी कतर के अंदर अमरीकी गुजारिश के बाद आके ठहराई गई थी। खालिद मिशाल से मेरा इंटरव्यू भी हुआ कतर के अंदर, वहां पे जाके हमने ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें उनसे डिस्कस भी की। वो आप इंटरव्यू जाके देख सकते हैं, खालिद मिशाल अली मुस्तफा करके, TRT करके, आपको वो इंटरव्यू मिल जाएगा, लिंक भी दे दूंगा मैं साथ साथ कमेंट सेक्शन के अंदर। मगर कतर की लीडरशिप वहां पे मौजूद है, बहुत अरसे से मौजूद है, अमेरिकन रिक्वेस्ट के ऊपर मौजूद है कि आपने रखे, जिस तरीके से तालिबान लीडरशिप को कतर ने वहां पे बेस किया था अमेरिकन रिक्वेस्ट के बाद कि आप इनको यहाँ पे पॉलिटिकल ऑफिस खोलने थे, उसी तरीके से हमास की जो लीडरशिप है उसको पॉलिटिकल ऑफिस यहाँ पे खोलने का ऑप्शन दिया गया था। हमास की लीडरशिप तुर्की में ही मौजूद थी और कतर में ही मौजूद थी, मगर तुर्की ने हमास की लीडरशिप को ज्यादातर कहा कि आप यहां से चले जाएं, क्योंकि हमारे जो ताल्लुकात हैं इजिप्ट के साथ और अमेरिका के साथ वो मुतासर होते हैं। तो वो ज्यादातर नकल मकानी करके ज्यादातर अपने आप को कतर में उन्होंने बेस किया हुआ था। अब इस सिचुएशन में, इस सूरत हाल के अंदर क्या ऑप्शंस होंगे कतर के पास? क्या कर सकता है कतर अपने आप को अपना दिफा करने के लिए? क्योंकि उसने तो अपना अपना पूरा दिफा एक तरीके से हाथ में दे दिया था अमेरिका के। और अगर अमेरिका ही इन्वॉल्व है इस चीज के अंदर, तो फिर हेनरी किसिंजर की वो बात याद आती है कि अमेरिका का दोस्त होना खतरनाक है, अमेरिका का अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक है, अमेरिका का दोस्त होना खुदकश है, कि सुसाइडल है अपने आप को अमेरिका के साथ दोस्ती करवाना या करना। अब अमेरिका के कोई रेड लाइंस नहीं है, ट्रम्प के कोई रेड लाइंस नहीं है। वो चाहता है कि गाजा के ऊपर बस कंप्लीट, पूरे खत्ते के ऊपर एक्चुअली कंप्लीट इजरायली हेजेमनी हो। और इसराइल ने अब अपनी जो ये मोनोपोली ऑफ वायलेंस, आप एक तरीके से कह लें, अमेरिका के बलबूते के ऊपर उसको वाजे कर दिया। अच्छा, आ रहा है अपना, कहते हमास की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है कि इसराइल नाकाम हो चुका है निगोशिएटिंग टीम को खत्म करने में, और इसराइल का कोई इरादा नहीं है कि वो जंग बंदी की तरफ बढ़े, और वो सिर्फ चाहता है कि मुकम्मल खात्मा और निजात हो गाजा के अंदर फलस्तीनियों की, और जो फलस्तीनी इसराइल के खिलाफ डटे हुए हैं और लड़ रहे हैं। अजीब हालात, बिल्कुल ही अनबिलीवेबल सेंस ऑफ डिसोनेंस। एक और मैं इस बात की बात पहले से कर रहा हूं कि कोई भी चीज अब महफूज नहीं है। आज इन्होंने कतर के ऊपर, दोहा के ऊपर हमला किया है, ये अब तुर्की के ऊपर भी हमला करेंगे। और ये जो इम्पोर्टेंस है इस्लामिक वर्ल्ड की, क्योंकि अब तो हेजेमनी क्रिएट हो गई है ना, मिस्र अंडर कंट्रोल है, वो सीसी वहां बिठाया हुआ है उन्होंने, पूरा खित्ता ही एक तरीके से यरगमाल हो गया है अब अमेरिका और इसराइल के हाथों। एक तुर्की बचा हुआ है, एर्दोआन बचा हुआ है। कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा था कि जी हम नए बड़े बंकर बना रहे हैं, बेसिकली इस्तांबुल के अंदर, नए इस्तांबुल और अंकारा में बड़े बंकर बनाने का बात की गई है कि इजरायली थ्रेट जो है वो बहुत ही खतरनाक है इवन तुर्की के लिए। तो हो क्या रहा है, हो क्या रहा है यहाँ पे, और ये किस तरीके से ये बात आगे बढ़ती चली जाएगी, हमें इसका अंदाजा नहीं है। क्योंकि अब ये आग जो लगी है ये सबको ही अपने गिरफ्त में, अपने लपेटे में लेगी, और ले लिया है एक्चुअली, ले लिया है इसने अपने गिरफ्त में और लपेट में। अच्छा, एक और चीज, इसराइल अल जजीरा को भी अक्यूज करता है हमास चैनल होने का। क्या अल जजीरा भी टारगेट हो सकता है? ये भी बहुत बड़ा अहम सवाल है। तो इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये होगा कि सऊदी अरेबिया को कितना पता था और मुत्तहदा अरब अमीरात को कितना पता था कि ये सब कुछ हो रहा है। तो घुटने टांग दिए हैं नीचे, हथियार आगे के रख दिए हैं। हथियार तो वैसे ही जो जितने थे वो अमेरिका के थे। अब इसके बाद अंजाम क्या होगा,
ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि अंजाम क्या होगा और क्या होने जा रहा है, मगर खतरनाक सिचुएशन डेवलप हो चुकी है मिडल ईस्ट के अंदर। और खतरनाक सिचुएशन तो पहले से ही डेवलप हो चुकी है, 1948 से डेवलप हुई हुई है इजराइल जब से आया है। मगर ये जो मरहला हमें नजर आ रहा है, ये कई दहाइयों से हमने ऐसा नहीं देखा होगा। शायद 80s के अंदर हमने शायद इतना ब्लेटेंट ब्रेजन देखा हो, मगर उस वक्त ये इकोनॉमीज कतर, सऊदी अरेबिया और दीगर और इतनी डेवलप नहीं थी जितनी ये अब डेवलप्ड है। सवालात, बहुत सारे सवालात शेख तमीम के लिए, जो कतर के अमीर हैं, उनके लिए एक बुनियादी सवाल ये होगा कि क्या आप अमेरिका का ये बेस यहाँ पे रखना आपके लिए अब मुनासिब है कि नहीं, और अगर मुनासिब है तो क्या सिक्योरिटी गारंटीज क्या दे रहे हैं कि हम जब भी चाहें आके मार सकते हैं। आज तो इस टीम को हमने, नेगोशिएटिंग टीम को हमने टारगेट किया, अब वो बच भी गए नहीं बचे, वो तो ऑब्वियसली एक थोड़ी देर बाद ही पता लगेगा। कतर का अल अरबी अल जदीद टीवी जो है, जो लुसैल के एरिया के अंदर बेस्ड है, उसकी इतलात के मुताबिक वो कह रहे हैं कि जी पूरी नेगोशिएटिंग टीम और हमास की लीडरशिप इस अटैक के अंदर बच गई है, सेफ है। मगर क्या सेफ है क्या नहीं, क्योंकि अमेरिकन सर्वेलेंस सिस्टम्स मौजूद हैं उधर। उनको तो हर एक शख्स का या तो सिम मॉनिटरिंग हो या कोई और चीज के जरिए हो, उनको पता है कि कौन किधर मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है। और क्योंकि मुसलमान हुक्मरान कतर, मुत्तहदा अरब अमीरात, सऊदी अरब, तुर्की, यॉर्दन, पूरा ही खित्ता एक तरीके से अमेरिका के सामने उसने घुटने टेक दिए, जो मैंने बताया था आपको। तो अब कोई कुछ बचा नहीं, कोई वजह नहीं बची, कोई इनिशिएटिव नहीं बचा कि किस तरीके से अपने आप को इस जहन्नुम से बाहर धकेला जाए, अंदर से निकाला जाए। कतर के अंदर दोस्तों से, जो, क्योंकि कतर में मैंने 3.5 साल काम किया अल जजीरा के अंदर, तो वहां पे जो दोस्त मौजूद हैं उनसे आई होप कि ऑल ओके। जब ईरान का मिसाइल अटैक हुआ तो उस वक्त भी मैंने मैसेज भेजा था उन्हें कि एंड दे वर लाइक कि हाँ ये कुछ नहीं था, ये बस थोड़ी आतिश फिजा थी, अलार्म गए, इंटरसेप्ट हुआ और सब चीजें फिर उसके बाद हस्ब मामूल पे आ गई। बैक डाउन कर गया ईरान भी, अमेरिका भी, और ईरान का न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रोग्राम जो था, उसको भी इफेक्ट किया गया। ट्रम्प कहता है कि बिल्कुल तबाह कर दिया गया, मगर हुआ कि नहीं हुआ हमें नहीं पता। मगर इस बार कोई वार्निंग नहीं आई, कोई इंटरसेप्शन नहीं हुआ। अपेरेंटली इजरायली फाइटर जेट्स इन्वॉल्व थे, और जिस वक्त ये अटैक हुआ उससे कबल ब्रितानी और अमरीकी ओवरहेड फ्लाइट्स भी चल रही थी। तो कौन है दोस्त, कौन है दुश्मन, कौन खड़ा रहेगा, कौन गिर जाएगा? और ये तो वैसे ही लोग गिरे हुए हैं, इसके बाद क्या इनकी हकीकत होगी, क्या इनका मयार होगा, किस तरीके से ये लोग इस सिचुएशन को आगे लेके बढ़ेंगे? मैनी क्वेश्चंस। बट एक बात याद रखें कि ये जंग बढ़ती चली जाएगी और बढ़ रही है, ये रुकेगी नहीं, क्योंकि इजराइल को एक पागलपन ने इजराइल के ऊपर, इजरायलियों के दिमाग के ऊपर अब आ गए हैं, वो सवार हो गए हैं कि वो जानते हैं कि अब इसके बाद हमारा और कोई रास्ता नहीं है। पीस इन द मिडल ईस्ट के अंदर, मशरिक वस्ता में अमन की जो बातें हो रही थी कि जी एब्राहम अकॉर्ड की जो बातें हो रही थी कि अब सऊदी अरब भी आएगा और दीगर और ममालिक भी ज्वाइन करेंगे, वो अब आप भूल जाएं। शायद सऊदी अरब अभी भी आ जाए, क्योंकि सऊदी अरब एक बड़ी मुर्गी है। और ग्रेटर इजराइल की जो बात कर रहे हैं, नेतन्याहू ने तो ये भी कहा है ना कि ये मेरा खुदा की तरफ से मुझे एक वो आया हुआ है मिशन कि मैं इजराइल, ग्रेटर इजराइल की तरफ मैं काम करूं। तो ग्रेटर इजराइल की तरफ तो काम हो रहा है। आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होऊंगा एक अपडेट के साथ आपके लिए। अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा, मैंने एक करेक्शन करनी है यहाँ पे, मैंने वेस्ट बैंक कह दिया था, वेस्ट बैंक से दूर वेस्ट बे से करीब तर ये जगह थी और जहां पे अटैक हुआ। और अब कंफ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं, कौन बचा और कौन नहीं। सवालिया निशान अमेरिका के ऊपर बहुत बड़ा आ गया है अब, और ट्रंप इंतजामिया के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान आ गया है। और ये मुज़ाकरात अब कहां जाएंगे, क्योंकि अगर ये डबल टैप इस तरीके से हो रहा है कि आप पहले हाँ प्रपोजल दे दो, प्रपोजल दे दो, लोग जमा होते हैं, उस जगह को जाके बॉम्ब कर दो, जिस तरह इन्होंने ईरान के अंदर भी किया। यही किया ना ईरान के अंदर, जिस तरह इन्होंने लेबनान के अंदर किया, एक शोशा फेंका, लोग जमा हुए और बॉम्ब कर दो। तो कोई भी जगह महफूज नहीं है इजराइल से। अगर उस खित्ते में है, तुनिसिया के अंदर ये जो फ्लोटिला के ऊपर अटैक हुआ,
ड्रोन अटैक, वीडियोस भी आ गई, कोई जगह सेफ नहीं है। इजराइल बिल्कुल अब एक अनहिंज पागल जानवर की तरह आगे बढ़ गया है। अब इसके जवाब के अंदर अगर कोई रीजनल मुजामत या कोई स्टैंड नहीं लिया गया, ये चीज और बढ़ती चली जाएगी। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होऊंगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।